नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा मानव जनन तंत्र। हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत नर जनन तंत्र को देखने वाले हैं, क्योंकि जनन तंत्र होता है उसको हम दो पार्ट के अंतर्गत डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम नर जनन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि नर जनन तंत्र होता है, उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, और उसके बाद में इस नर जनन तंत्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है जिसे हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, वृषण या टेस्टिस होता है, उसकी संरचना को एकदम डिटेल के अंतर्गत समझने वाले हैं। इस कारण यह वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो बात करते हैं, हम बात करते हैं जनन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम एक प्रक्रिया के बारे में समझते हैं जिसे हम बोलते हैं जनन, या इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है? देखो, जनन से क्या मतलब है? जनन होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी सजीव होता है वो अपने जैसी ही क्या उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है। और ये जनन क्यों जरूरी है? कोई भी जीव होता है वो संतति क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि इस प्रकृति में अपनी जाति की सुनिश्चितता को बनाए रखने के लिए, अपने जैसे जीवों को सुनिश्चित करने के लिए सभी जीव होते हैं ये अपने समान ही जीवों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और यह परिभाषा हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आपको जनन की प्रक्रिया के बारे में, जनन की जो एक परिभाषा है उसके बारे में आपको बताया है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें मानव में जनन, किसके बारे में बात करें? मानव में जनन। तो मानव में जो जनन होता है उस जनन का एक प्रकार है, और वो प्रकार होता है लैंगिक जनन। मानव में जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन। जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन का मतलब क्या है कि इस जनन में आपके जो नर और मादा होते हैं, दो अलग अलग जीव होते हैं, वो भाग लेते हैं, और उनके युग्मक होते हैं, उनका क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के बाद में एक नए जीव का क्या होता है, जन्म होता है। अर्थात लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत निषेचन होना सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, और इसके लिए युग्मकों का निर्माण जरूरी है। मनुष्य के अंदर जो आपके युग्मक बनते हैं वो नर और मादा के अंदर बनते हैं। इस कारण यदि हम मानव जनन के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत आपके हमें नर जनन तंत्र को, नर जनन तंत्र को और मादा जनन तंत्र को समझना पड़ेगा। पहले इनकी संरचनाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि नर जनन तंत्र होता है उसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं वो शामिल होते हैं, किस प्रकार से जो नर युग्मक होता है उसका निर्माण होता है, और उसी प्रकार से हम मादा जनन तंत्र के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो से हम नर जनन तंत्र के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। अभी आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम नर जनन तंत्र के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। नर जनन तंत्र अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यह आज के हमारे वीडियो का सबसे मुख्य टॉपिक है। अब जो नर जनन तंत्र होता है
इसके अंदर आपके बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, वो शामिल होती हैं। सबसे पहले यदि हम नर जनन तंत्र का एक डायग्राम देखें, उसके अंदर हम संरचनाओं को देखते हैं और संरचनाओं को देखकर हम बताते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ये हमने नर जनन तंत्र के लिए इसका साइड व्यू देखा है और फिर इसके अंदर की संरचनाओं के लिए यह डायग्राम हमें देख रहे हैं। तो ये दोनों ही डायग्राम हैं, ये आपके नर जनन तंत्र के अलग अलग व्यू को दर्शाते हैं। यदि हम नर जनन तंत्र के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है इसे हम बोलते हैं वृषण। इसे हम बोलते हैं वृषण। और ये वृषण होते हैं, ये पाए जाते हैं एक जोड़ी। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। इसके बाद में ये जो एक नलिका है, इस नलिका को हम बोलते हैं, इस नलिका को हम बोलते हैं शुक्रवाहिका। इसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिका। फिर इसके बाद में यहां पर एक ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? शुक्राशय। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। यहीं पर एक अखरोट के जैसी एक ग्रंथि और है जो नर जनन तंत्र में शामिल होती है और उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। उसे क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके अलावा एक और ग्रंथि है जिसे कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। फिर इसके बाद में यदि आप देखोगे तो एक बाह्य जनन अंग के रूप में, बाह्य जनन अंग के रूप में पाया जाता है सिसन, या जिसे हम बोलते हैं पेनिस। तो ये मुख्य रूप से मनुष्य में जो नर होता है उसके आपके क्या होते हैं? नर जनन तंत्र के क्या होते हैं? अंग, और उसकी जो सहायक ग्रंथियां होती है वो होती हैं। यदि इन्हीं सब संरचनाओं को यदि हम इस डायग्राम के अंतर्गत देखें, नीचे वाले डायग्राम, ये आपका साइड व्यू वाला डायग्राम है जो आपके साइड से दिखा रहा है, और इन्हीं संरचनाओं को यदि सामने से हम देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा। इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं देखो, ये आप समझ ही गए होंगे। वृषण अर्थात टेस्टिस है, ये एक नलिका है और इस नलिका को हम बोल रहे हैं शुक्रवाहिका। इसे हम क्या बोल रहे हैं? शुक्रवाहिका। इसके बाद में यहां पर एक ग्रंथि है जिसे हम बोल रहे हैं शुक्राशय। इसे क्या बोल रहे हैं? शुक्राशय। यह अखरोट के जैसी ग्रंथि है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट। इसके अलावा यह बाह्य जनन अंग के रूप में पाया जाता है सिसन। तो ये सारी की सारी संरचनाएं होती हैं, ये आपकी नर जनन तंत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो इन डायग्रामों को देखकर हमें एक चीज समझ में आ गई कि नर जनन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो शामिल होती हैं। मैं इनकी एक लिस्ट बनाता हूं। देखो, हम बात करते हैं संरचनाएं, या जिन्हें हम बोल दें अंग, तो कौन कौन से हैं? देखो, नर जनन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिक जनन अंग है वो क्या है? वृषण। क्या होते हैं भाई? वृषण। और ये कितने होते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब हो गया 2। इसके बाद में
इसी के ऊपर की ओर अधिवृषण पाया जाता है, जो हम देखेंगे आगे वाले डायग्राम के अंतर्गत। फिर आपकी होती हैं शुक्रवाहिका, और ये भी कितनी होती हैं? 2, अर्थात एक जोड़ी। इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो शुक्राशय, ये भी कितनी होती हैं? शुक्राशय ग्रंथि है, ये भी 2 होती हैं। इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो प्रोस्टेट ग्रंथि, ये कितनी है आपकी? 1। इसके बाद में बल्बो यूरेथ्रल, ये कितनी है? 2। और इसके बाद में एक संरचना है जो बाह्य जननांग के रूप में पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं सिसन। तो इस प्रकार से जो नर जनन तंत्र होता है उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं शामिल होती हैं वो हमने देखी हैं। तो अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जनन क्या है, मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है। हालांकि ये एकदम सिंपल सी बात है कि लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन का मतलब हो गया कि नर और मादा होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, इनसे नर और मादा युग्मक बनते हैं, और उन युग्मकों का क्या होता है? निषेचन होता है, और फिर क्या होता है कि संतति का क्या होता है? जन्म होता है। यदि हम बात करें नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं शामिल होती हैं वो सब कुछ अब तक हमें देख चुके हैं। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है जिसे हम बोल रहे हैं वृषण, उसकी संरचना को एकदम डिटेल के अंतर्गत देखने वाले हैं। वृषण की संरचना को एकदम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और यहां से एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, और उन्हीं के अंतर्गत आपका कंफ्यूजन होता है। तो आपको अगर सही तरीके से तैयारी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, आपको केवल टाइम पास के लिए तैयारी नहीं करनी है, तो आपको उसको पूरा डिटेल के अंतर्गत समझना पड़ेगा, और केवल मजाक करने से काम नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज जिसे हम बात कर रहे हैं वृषण, या जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस। एक जोड़ी होते हैं, यह बात हम कर चुके हैं। नर के अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं, यह सबको पता है। अब देखो इसके बारे में हमें क्या क्या बात, सबसे पहले इसके बाहर की संरचनाओं के बारे में बात करते हैं कि बाहर से क्या होता है। नर के अंदर जो ये वृषण होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं, और ये उदर गुहा से बाहर की ओर एक थैलीनुमा संरचना के अंदर पाए जाते हैं। और जो थैलीनुमा संरचना होती है उस थैलीनुमा संरचना को हम बोलते हैं वृषण कोश, उसे हम क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं, और उसी के अंदर ये वृषण पाए जाते हैं। अब सबसे पहली बात यही आती है कि नर के जो ये वृषण होते हैं ये उदर के अंदर अर्थात पेट के अंदर क्यों नहीं पाए जाते? महिलाओं के जो अंडाशय हैं वो तो पेट के अंदर होते हैं, जबकि पुरुष के अंदर ये वृषण होते हैं ये शरीर से बाहर की ओर कहां पर स्थित है? वृषण कोश में स्थित है। ऐसा क्यों? तो आपको ध्यान रखना है कि जो नर होता है उसके अंतर्गत नर युग्मक शुक्राणु का जो निर्माण होता है ये आपके शरीर के तापमान पर नहीं हो सकता। उसके लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। इसी कारण से जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर की ओर पाए जाते हैं, जहां पर तापमान थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात की कि एक जोड़ी होते हैं, कहां होते हैं? उदर से बाहर की ओर पाए जाते हैं। एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना,
और उस संरचना को हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश, या इसे कहा जाता है स्कोर्टम। इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्कोर्टम। और इसका काम क्या है? तापमान को 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखता है। तापमान होता है उसको शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रखता है? कम। और यह शुक्राणु के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यह कारण आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि जो वृषण होते हैं इनका आकार कैसा होता है, तो वैसे तो ये गोलाकार है, गोलाकार या अंडाकार जिन्हें बोल सकते हैं। इनकी जो लंबाई है वो होती है आपकी 4 से 5 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई बोल दो या मोटाई बोल दो वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो यदि हम बात करें वृषण की, ये कैसे हैं? ये अंडाकार होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और इनकी जो चौड़ाई बोल दो या मोटाई बोल दो, ये कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये हमने इनके बारे में, बाह्य संरचना के बारे में, इनकी जो बाहर से क्या क्या चीज है उसके बारे में हमने बात की है। अब यदि हम इनकी आंतरिक संरचना को देखें, वृषण की संरचना को अंदर से देखें, उसकी अनुप्रस्थ काट को देखें, तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो देखो भाई, सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम देखते हैं। वृषण के लिए एक हम डायग्राम देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने वृषण की संरचना है, उसकी आंतरिक संरचना को दर्शाने वाला क्या है? एक डायग्राम। आपको लग रहा होगा कि हमें आंतरिक संरचना नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस है उसके अंतर्गत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमें जनन में मुख्य रूप से संरचनाओं को ही पढ़ना है, प्रक्रिया को नहीं पढ़ना है। तो संरचनाओं को तो हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। तो वृषण की संरचना के बारे में बात करें तो यह है मुख्य रूप से वृषण, जो कैसा है? गोलाकार या अंडाकार। तो यह तो हो गया वृषण। क्या हो गया है? वृषण। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो भाई, जो वृषण होता है इसमें क्या होती हैं? कुछ लोब्स होती हैं। पूरा वृषण होता है वो कुछ हिस्सों के अंतर्गत क्या होता है? डिवाइड होता है। पूरे वृषण में कुछ क्या पाए जाते हैं? एक तरीके से ऐसे मान लो कोष्टक पाए जाते हैं जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। और एक वृषण के अंतर्गत लगभग 250 क्या पाए जाते हैं? कोष्टक पाए जाते हैं। 250 क्या पाए जाते हैं? कोष्टक। ये जो कोष्टक होते हैं इनके अंतर्गत आपकी क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं। इनके अंतर्गत आपकी क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं। और इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं? हमें शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वृषण होता है, एक वृषण के अंतर्गत लगभग आप ऐसे मान लो कि 250 के आसपास क्या पाए जाते हैं? कोष्टक पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोब भी कहते हैं। और जो प्रत्येक वृषण की जो एक लोब होती है, एक जो कोष्टक होता है, उसके अंतर्गत आपकी क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं। और ये जो नलिकाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। एक जो आपका कोष्टक होता है उसके अंदर, एक कोष्टक के अंदर आपकी 2 से लेकर 3, कितनी भाई? 2 से लेकर 3 आपकी क्या पाई जाती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। वो आपकी पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि वृषण में 200 से 250 कोष्टक हैं
और उन कोष्टक के अंतर्गत आपकी नलिकाएं हैं। उन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। एक कोष्टक के अंतर्गत आपकी लगभग लगभग 2 से 3 क्या पाई जाती हैं? ये नलिकाएं अर्थात सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। फिर ये यहां से ये नलिकाएं निकलती, ये सब जो नलिकाएं आपको दिख रही हैं ना, ये सारी की सारी आपकी क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं। अब ये जो नलिकाएं होती हैं ये निकलकर यहां पर एक जालनुमा संरचना बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक जालनुमा। भाई पूरी जो भी जितने 250 कोष्टक हैं, 200 कोष्टक हैं, वहां से जो भी आपकी क्या निकल रही हैं? शुक्रजनक नलिकाएं, वो मिलकर एक क्या बना लेती हैं? एक जालनुमा संरचना बना लेती हैं। और इस जालनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। इस जालनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस, याद रखना। या हिंदी में इसे बोला जाता है वृषण जालिका। क्या कहा जाता है? वृषण जालिका इसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? रेटे टेस्टिस कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपके 200 से 250 कोष्टक होते हैं, उनकी शुक्रजनक नलिकाएं मिलकर एक नलिकाओं का जालनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे हम रेटे टेस्टिस या वृषण जालिका कहते हैं। अब इस वृषण जालिका से, इस रेटे टेस्टिस से यहां पर कुछ ऐसे 10 से 20 क्या निकलती हैं? नलिकाएं निकलती हैं। किससे निकलती हैं? रेटे टेस्टिस से, वृषण जालिका से ऐसे 10 से 20 क्या निकलती हैं? नलिकाएं। और इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं शुक्रवाहिकाएं। ध्यान से सुनना, इसको हम बोल रहे हैं शुक्रवाहिकाएं। एक होती है शुक्रवाहिका जो बाद में आएगी, एक होती है शुक्रवाहिकाएं जो यहां पर रेटे टेस्टिस से निकल रही हैं। तो ये जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं ये 10 से 20 आपकी क्या होती हैं? पाई जाती हैं। और इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है वासा एफ्रेंसिया। इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वासा एफ्रेंसिया। यहां पर लिखा होगा आपका, यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? शुक्रवाहिकाओं को वासा एफ्रेंसिया कहा जाता है। और ये नलिकाएं इकट्ठी होकर, ये नलिकाएं जो 10-20 नलिकाएं हैं, ये इकट्ठी होकर एक ऊपर, वृषण के ऊपर की ओर एक संरचना का निर्माण करती हैं। एक लंबी संरचना का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, जो आपको यहां पर दिख रही होगी, ये वाली संरचना। इस संरचना को हम बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं हमें? अधिवृषण, जो वृषण के ऊपर की ओर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। भाई वृषण के ऊपर की ओर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में क्या पाया जाता है? अधिवृषण। और यह बना कैसे है कि जो शुक्रवाहिकाएं हैं वो इकट्ठी होकर यहां पर चली गई, इसे बोला जाता है अधिवृषण या इपिडिडाइमस। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? इपिडिडाइमस। तो ये यहां पर लिखा हुआ है इपिडिडाइमस, या जिसे बोला जाता है अधिवृषण। और ये अधिवृषण है, इसका काम क्या है? इस अधिवृषण का काम क्या है? तो जो अधिवृषण होता है यह क्या करता है कि जो शुक्राणु बन गए, बनने के बाद उनको संग्रहित करके रखा जाता है, उनको स्टोर करके रखा जाता है यहां पर। और साथ साथ में वो सक्रिय भी होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। तो निर्माण तो वहां पर हो जाता है, वो सक्रिय होने का काम, उनको संग्रहित करके रखने का काम यहां पर अधिवृषण में ही होता है। और फिर इस अधिवृषण के बाद में यहां पर एक नलिका निकलती है, ये वाली जो नलिका दिख रही है आपको, इसे बोला जाता है वासा डिफरेंसिया। यहां पर जो शुक्रवाहिकाएं थी उन्हें बोल रहे थे वासा एफ्रेंसिया, और इसे बोला जाता है वासा डिफरेंसिया, अर्थात शुक्रवाहिका। और ये प्रत्येक वृषण से कितनी निकलती है? केवल एक। कितनी निकलती है? एक। तो जो शुक्राणु है उनको लेकर जाने का कार्य, वृषण से बाहर लेकर जाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस शुक्रवाहिका के द्वारा किया जाता है। तो मोटा मोटा हमने किसकी संरचना को समझा है? वृषण की संरचना को समझा है। किसके द्वारा? डायग्राम के द्वारा। हालांकि इसको मैं लिखकर भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको वृषण की संरचना में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में मैंने बात की है।
चलो अब इसको लिखकर देखते हैं। देखो भाई, अभी हमने बात की कि जो वृषण है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस कह रहे हैं, प्रत्येक वृषण होता है, उसके अंदर आपके 200 से लेकर 250 क्या पाए जाते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं। 200 से लेकर 250 क्या होते हैं भाई, कोष्ठक। दो सौ से लेकर 250 क्या होते हैं, कोष्ठक, या जिन्हें हम बोलते हैं लोब। प्रत्येक लोब में, प्रत्येक लोब है या बोल दो कोष्ठक है, इस कोष्ठक के अंतर्गत आपकी क्या पाई जाती हैं, नलिकाएं। क्या पाई जाती हैं, नलिकाएं। और ये नलिकाएं कितनी होती हैं, 2 से लेकर 3 प्रत्येक में पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं। इन्हें क्या कहा जाता है, शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। और ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, वास्तव में इन्हीं के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसकी संरचना को भी हम देखेंगे, शुक्रजनक नलिका की संरचना को भी डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि प्रत्येक कोष्ठक में 2 से लेकर 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, और इसी शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणु अर्थात नर युग्मक होता है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। यह सबसे मुख्य बात हो गई। इसके अलावा और क्या क्या बातें की हमने यह बताया कि जो ये शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ये इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं, एक जाल नुमा संरचना बनाती हैं, एक जाल नुमा संरचना। और इस जाल नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। अभी डायग्राम में भी आपको दिखाया था, क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, या इसे हिंदी में बोला जाता है वृषण जालिका। इस वृषण जालिका से क्या निकलती हैं, 10 से 20 आपकी क्या निकलती हैं, शुक्र वाहिकाएं। क्या निकलती हैं, शुक्र वाहिकाएं। तो इससे निकलती हैं आपकी शुक्र वाहिकाएं। कितनी होती है, 10 से लेकर 20। और ये शुक्र वाहिकाएं किस में जाकर मिल जाती हैं, ये वृषण के ऊपर एक संरचना थी, अभी आपको लंबी संरचना बताई थी, और उस लंबी संरचना का नाम क्या बताया था, अधिवृषण। ये किस में मिल जाती हैं, अधिवृषण में, एपिडिडाइमस। क्या कहा जाता है, एपिडिडाइमस कहा जाता है, उसके अंदर मिले जाती हैं। और उसके बाद में आपकी क्या आ जाती है, शुक्र वाहिका, जो शुक्राणुओं को लेकर जाएगी। तो यह हमने अभी तक देखा है। हमें इस संरचना को ज्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्राणु का जो निर्माण हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, वो हो रहा है हमारी शुक्रजनक नलिकाओं में। किसमें हो रहा है, शुक्रजनक नलिकाओं में। चलो अब इन शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में बात करते हैं। हम ये देखने वाले हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, उन कौन कौन सी कोशिकाओं से कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है, कैसे उनसे हार्मोनों का निर्माण होता है। तो ये सब कुछ अब आगे हम देखने वाले हैं। आप सबको हमारा ये वीडियो है, ये कैसा लग रहा है, आप कमेंट में जरूर लिखें। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं, और क्या चीज समझ में नहीं आ रही है वो भी आप जरूर कमेंट में लिखें, जिससे कि हम उस चीज को भी आपको समझाने की कोशिश करें। तो चलो देखो, शुक्रजनक नलिका के बारे में हम बात करते हैं। शुक्रजनक नलिका, इसे और क्या कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका
या इसे हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी इसे हमें कहते। यदि हम इसकी संरचना को देखें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना को, तो अभी आपको बताया था कि वृषण के प्रत्येक कोष्ठक के अंतर्गत 2 से 3 क्या पाई जाती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। तो देखो, हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारी क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं हैं। ये ऐसे मान लो आपकी क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं। प्रत्येक शुक्रजनक, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ऐसी शुक्रजनक नलिकाएं हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं में हमें क्या क्या दिख रहा है? देखो, इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर कुछ आपकी कोशिकाएं होती हैं जो गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? गोलाकार। और कुछ होती हैं इसके अंदर लंबे आकार की कोशिकाएं। कुछ इसके अंदर क्या होती हैं? लंबे आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये 2 मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं, ये हमारी शुक्रजनक नलिका में देखने को मिलती हैं। जिनमें से ये जो लंबी कोशिकाएं हैं, लंबे आकार की कोशिकाएं, इन्हें तो हम क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका। इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। और ये जो गोलाकार कोशिकाएं हैं, ये जो गोलाकार कोशिकाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, या इन्हें बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका। इन्हें क्या कहा जाता है? शुक्रजनक कोशिका। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो नर का वृषण होता है, उस वृषण में 200 से 250 क्या है? कोष्ठक है। उन कोष्ठक में, प्रत्येक कोष्ठक में 2 से 3 क्या है? नलिकाएं। उन नलिकाओं को हम बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, यदि उनको भी काट कर देखें तो उसके अंतर्गत आपकी 2 प्रकार की क्या है? कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं तो है, वो है लंबे आकार की, जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका। और कुछ कोशिकाएं हैं गोलाकार आकार की और संख्या में है अधिक, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं शुक्रजनक कोशिकाएं, या इंग्लिश में बोला जाता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं से नर युग्मक शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण है वो कौन सी कोशिका से हो रहा है? आपका शुक्रजनक कोशिकाओं से। शुक्राणु का निर्माण, याद रखना, शुक्राणु का निर्माण है हमारी कौन सी कोशिका से होता है? स्पर्मेटोगोनिया या शुक्रजनक कोशिका से होता है। कौन से विभाजन से होता है? आप सबको पता हो, युग्मक कोई सा भी हो, चाहे से नर युग्मक हो चाहे से मादा युग्मक हो, उनका निर्माण होता है वो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कौन से विभाजन से होता है? अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका से होगा? ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से यहां से बने सकता है। इसके अलावा जो ये सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं? ये जो शुक्राणु बनते हैं ना, उनको क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। उनको खाना देने का कार्य है वो कौन करता है? ये सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये शुक्राणु होते हैं, जैसे शुक्राणु हैं, उनका सिर होता है वह आपकी
ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, इन सर्टोली कोशिकाओं में शुक्राणुओं का सिर होता है, वो धसा हुआ रहता है। तो शुक्राणुओं का सिर होता है, कौन सी कोशिकाओं में धसा रहता है? जब तक वो बाहर नहीं निकलते हैं तब तक उन शुक्राणुओं का जो शीर्ष वाला हिस्सा होता है वो इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं के अंतर्गत धसा रहता है, और वहां से वो क्या प्राप्त करता रहता है? पोषण प्राप्त करता रहता है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि शुक्रजनक नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। सर्टोली कोशिका जो आपके शुक्राणु का निर्माण हो रहा है उनको पोषण प्रदान करती हैं, और एक है शुक्रजनक कोशिका जो आपके किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो यह तो होगी शुक्रजनक नलिका के अंदर। ऐसा ही इसमें भी है और ऐसा ही इसमें भी है। अब बच गया आपका ये बीच वाला स्थान। कौन सा स्थान बच गया भाई? ये बीच वाला। भाई ये नलिका है, ये नलिका है, ये नलिका, ये बीच का स्थान बच गया जो आपके शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में पाया जाता है। और इस स्थान को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंतराली अवकाश। इन्हें क्या कहते हैं? हमें अंतराली अवकाश कहते हैं। जो आपकी शुक्रजनक नलिकाओं के बीच की जो जगह रह जाती है ना भाई, एक कोष्टक में 2 से 3 है, तो उनके बीच की जो जगह है उसे कहा जाता है अंतराली अवकाश। और इसी अंतराली अवकाश के अंदर आपकी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। इसी अंतराली अवकाश में क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। अंतराली कोशिकाएं अंतरकाशी स्थान के अंतर्गत उपस्थित हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, या इन्हीं का एक नाम होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिकाएं। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? लीडिंग कोशिकाएं भी इन्हें कहते हैं। तो याद रखना, ये लीडिंग कोशिकाएं कहां हैं? ये उस शुक्रजनक नलिका के अंदर नहीं है, बल्कि शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर का जो अंतराली अवकाश है उसके अंदर ये पाई जाती हैं। और याद रखना, ये लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पर आपके नर हार्मोन, एंड्रोजन बोल दो या फिर जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि वृषण होता है वो शुक्राणु का निर्माण तो करता ही करता है, इसके अलावा आपके हार्मोन का भी निर्माण करता है। इस कारण हमने वृषण को कहां पर भी पढ़ा था? आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर को पढ़ा था। और कौन सी कोशिका से उस हार्मोन का निर्माण होता है? लीडिंग कोशिका से। तो याद रखना, इस लीडिंग कोशिका से आपके कौन से हार्मोन का निर्माण होता है? नर हार्मोन को हम एंड्रोजन भी कहते हैं, हिंदी में इसे ही पुंजन, एंड्रोजन हार्मोन, या जिसे हम पुंजन हार्मोन कहते हैं। या इसका जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। तो उसका निर्माण कौन सी कोशिका से होता है? लीडिंग कोशिका से ही होता है। तो यह सब कुछ आपको ध्यान रखना है। किसकी संरचना के अंदर? वृषण की संरचना के अंदर। हमने वृषण की संरचना को एकदम डिटेल में देख लिया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं हैं, कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं। सहायक नलिकाएं आपको बता दी ना, कौन कौन सी? वृषण जालिका अर्थात रेटेटेस्टिस, फिर आपकी क्या आ गई हैं? शुक्रवाहिकाएं अर्थात वासा एफ्रेंशिया, फिर अधिवृषण आपका एपिडिडाइमस, और शुक्रवाहिका जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। यह आपकी सहायक नलिकाएं होती हैं। और बाकी इसके अंदर कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, कैसे नहीं होता है, यह सब कुछ आपको बता दिया है। याद रखना, यह जो हार्मोन होता है इसे नर का लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं। और यह हार्मोन होता है, यह नर के अंदर उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या हो गया? जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, इसके अलावा शरीर का मजबूत होना, मांसपेशियों का मजबूत होना,
आवाज का भारी होना, श्रोणी क्षेत्र में और आपके अंडर आर्म्स में बालों का आना, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं इन्हें हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसके अलावा जनन अंगों का विकास, शुक्राणु का निर्माण, ये सारे के सारे होते हैं, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये सब कुछ हमने किसकी संरचना के बारे में पढ़ा है? वृषण की संरचना के बारे में पढ़ा है। बाकी नर जनन तंत्र का जो हिस्सा बच गया है, जैसे शुक्रवाहिका बच गई, शुक्राशय बच गया, प्रोस्टेट ग्रंथि बच गई, सिसन बच गया, ये जो सारी संरचनाएं बच गई हैं, इन सबको आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने वृषण की संरचना को एकदम डिटेल में देख लिया है। आप सबको हमारा ये वीडियो है, ये कैसा लगा? आपको इस पूरे वीडियो को देखने के दौरान क्या ये सारी चीजें समझ में आई? अगर आपको समझ में आई तो आप कमेंट में जरूर लिखें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। धन्यवाद।